नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा और लक्ष्य मनीष यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर जैसे ही आपके पास बहुत ही कम समय बच गया तो मैथ में आपको मैथ की क्लास में लगाकर डायरेक्ट मैथ की प्रैक्टिस क्लास हमने लगा दी। और मैथ की प्रैक्टिस क्लास में हम डेली आपको रोजाना 10 क्वेश्चन देंगे और 10 क्वेश्चन 10 ही चैप्टर से होंगे। 10 चैप्टर का मतलब है 10 चैप्टर का एक साथ रिवीजन हो जाएगा और ऐसी कम से कम हम 10-12 क्लास आपको देंगे डेली, एक दिन एक क्लास। तो उसके बाद में हम पूरे सेट की एक प्रैक्टिस कराएंगे जिसमें चारों चीज होगी, मैथ, हिंदी, जीके और रीजनिंग। तो आज फिलहाल में आपके लिए केवल मैथ की प्रैक्टिस है और ये 10% करके आपको पता लगेगा कि हाँ इनसे जुड़ेगा आप और भी प्रश्न कर सको। अब चलेंगे, ये कह रहा है 36 - 2 शब्द, ये कह रहा है कि समीकरण को हल करें। समीकरण को हल करने का मतलब हमें किस प्रकार की समीकरण दी जाएगी और हमें समीकरण को हल करना होगा। समीकरण को हल कैसे करेंगे? तो समीकरण को हल करने के लिए हम सबसे पहले जो नियम है बोर्ड मास का ये पढ़ते हैं। बी से मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले जो ब्रैकेट दिया है इसे सोल्व करेंगे। ऑफ का नहीं है, अगर होता तो इसे सोल्व करते। उसके बाद डी डिवाइड यानी कि भाग, जहां पर भी भाग है भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुना, ठीक है, फिर जोड़ घटा जो भी है वो कर लेंगे। अब देख रहे हैं कैसे सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिख रही है पहले इसे सोल्व करेंगे, तो इससे पहले जो भी लिखा है उसे ऐसा का ऐसा ही हम उतार लेंगे। अब 20 + 12, अब भाग दिखा रहे हैं। अब ऐसा ध्यान रखियो, इस क्वेश्चन में कंडीशन में दिक्कत हो, कोई पहले गुणा कर दे कोई पहले जोड़ दे, तो इसे करेंगे कैसे? जहां भी हमें भाग मिलेगा, तो भाग का मतलब होता है भाग करना, तो इसे हम बटे में लिख लेंगे। 12 भाग 4 आएंगे, 12/4। उसके बाद गुना 3 - 2 गुना 2 और ब्रैकेट के बाद है +12। अब कैसे करेंगे? 4 से काट लेंगे, 4 × 3 = 12। अब लिखेंगे 20 प्लस है तो प्लस, 3 × 3 = 9 - 2 × 2 = 4 और बाहर है +12 और इधर था 36 - 2। अब कैसे सोल्व करेंगे? प्लस प्लस के एक तरफ जोड़ लेंगे, 20 और 9 29, 29 में से 4 गए 25, 29 में से 4 गए 25। उसके बाद क्या है? +12 और पहले क्या है? 36 - 2। जब इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, कोई चिन्ह नहीं था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुना हो जाएगी। जिसके पहले अगर ब्रैकेट से किसी संख्या को बाहर निकालेंगे और कोई चिन्ह नहीं है तो डायरेक्ट गुना करेंगे। अब फिर गुना करेंगे, 25 दूनी 50 +12 और ये है -36। तो प्लस प्लस के एक तरफ जोड़ लेंगे, 36 और 12 48 - 50। जब 48 में से 50 घटाओगे माइनस के, तो आंसर आएगा -2। ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। सबसे जरूरी बात ये नहीं थी कि ये प्रश्न आसान है या कैसा है, जरूरी बात ये थी कि प्रश्न में जो ये समीकरण दी गई है, ये 12 भाग 4 गुना 3 2 गुना 2 माइनस कहीं पे प्लस, इन्हें यूज कैसे करना है? तो यूज करने के लिए जहां भी हमें भाग की कंडीशन मिलेगी, डिवाइड की कंडीशन मिलेगी, इसे हम बटे में ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद जो मल्टीप्लाई है वो ऐसा लिख लेंगे। 4 से काट ले 3 बार, फिर उसके बाद सबसे पहले ध्यान देंगे जहां जहां भी मल्टीप्लाई दी गई है गुणा करके लिख लेंगे, 3 × 9 और 2 दूनी 4। जैसे मल्टीप्लाई है ऐसे कैसे ही लिख लेंगे। अब जिसके पहले ये और ध्यान रखेंगे, अगर ब्रैकेट से पहले ये ब्रैकेट हमें खोलना चाह रहे और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, अगर जब कोई चिन्ह नहीं है, जैसे यहाँ पे बाद में प्लस है तो प्लस ही लगाओगे और जहां कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पे हम गुणा लगाओगे, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। देख रहे हैं अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि ऐसी संख्या जिनका अनुपात 2:7 है। ये कह रहा है कि दो संख्या 2 और 7 के अनुपात में है और यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 4:9 हो जाता है। देखो यहाँ पे भी हमें अनुपात में दिए गई है और यहाँ पे भी हमें अनुपात में दिए गई है। तो जहां पे हमें अनुपात में दिए गई हो और संख्या डायरेक्ट ना दी गई हो, 2 अनुपात दिए गई हो, तो पहली संख्या होगा, पहला अनुपात होगा 2x और दूसरा अनुपात होगा 7x। दोनों को ऐसे लिख लेंगे। ये कह रहा है प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है। अगर 4 जोड़ने की बात करा तो 4 जोड़ देंगे, घटाने की बात करता तो ऐसे ही करके हम माइनस कर देते। और ये कह रहा है उसके बाद हमारी संख्या 4:9 हो जाती है, यानी कि जो 2x थी 4 जोड़ने के बाद 4 होगी और जो 7x थी 4 जोड़ने के बाद वो 9 के अनुपात में होगी। x का मान निकालना, ये इधर भाग में तो इधर गुना में चला जाएगा और ये इधर भाग में नीचे है तो इधर गुना में। इसे बोलते हैं क्रॉस गुना। क्रॉस गुना कैसे करेंगे? 9 के गुना करेंगे, पहले 2 में 9 दूनी 18x, प्लस है तो प्लस लगाओगे और माइनस होता तो माइनस लगाते हैं। 9 × 4 = 36 बराबर 7 गुना करेंगे 4 में, 7 × 4 = 28x प्लस में 4 × 4 = 16। अब x का मान हमें निकालना, तो x की संख्या को एक तरफ लेकर चलेंगे। एक तरफ कैसे? 18x है, इसे इधर लेकर चले जाएंगे, इधर पहले से ही 28x था और इधर जाकर ये भी माइनस हो जाएगा। इधर 36 है पहले से ही, 16 इधर प्लस का, तो इधर जाने के बाद ये माइनस का हो जाएगा। 36 में से 16 गए तो 20 बराबर 28x में से 18x गए 10x। x का मान बताना, x का मान 20, 10 इधर गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा, तो x का मान आ गया हमारा 2। ये कह रहा है कि मूल संख्याएं बताइए। मूल संख्याओं का अनुपात था 2x और 7x। एक x का मान 2 है तो 2x का मान 4 और 7x का मान 14। तो हमारी संख्याएं क्या होगी? ये 4 और 14। ये कह रहे हैं हमारी संख्याएं 4 और 14। एक x का मान 2 आ गया, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। ये ऐसा प्रश्न था। लेकिन अगर हमें कभी भी ऐसा प्रश्न देखने को मिले और जहां ये कहा गया हो
कि अनुपात 2:7 था और 2:7 से 4:9 हो गया, मतलब अनुपात में बराबर वृद्धि हुई हो, 2 से 4 हो गया, यहाँ भी 2 की वृद्धि और 7 से 9 हो गया, यहाँ भी 2 की वृद्धि। तो कैसे करेंगे, ये कह रहा प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर प्रत्येक अनुपात में 2-2 की वृद्धि हो जा, तो जो हम 4 जोड़ रहे हैं उससे कितनी वृद्धि हो रही, 2 की। इसका मतलब है 1 अनुपात बराबर कितने के, 2 के। और जब 1 अनुपात बराबर 2 के तो 2 अनुपात 2 दूनी 4 के और 7 अनुपात 7 दूनी 14 के। संख्या को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। और देखते हैं अगला प्रश्न भी बिल्कुल इसी के जैसा आपको मिलेगा और बिल्कुल इसी तरीके से, इतने आसान तरीके से, इतनी जल्दी प्रश्न हम कराओगे, कोई ज्यादा समय नहीं लेने के, 15-20 मिनट में आपकी जो पूरी क्लास है ऐसे ही खत्म हो जाएगी और ऐसे ही आप पेपर में भी कर दोगे। अगला प्रश्न ब्याज से। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 20 प्रति वर्ष, यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 3 वर्ष पश्चात 2500 रुपए का मिश्र धन ज्ञात करो। अब प्रश्न में ये पूछना चाह रहा है साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है, तो कैसे प्रश्न को करेंगे, इसी से ही हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे और इसी से ही हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका एक और हो जाएगा। ये कह रहा अगर साधारण ब्याज की बात करेंगे तो साधारण ब्याज को जैसे हम पढ़ते आए, तो अब तक पढ़ते आए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और चक्रवृद्धि ब्याज को हम पढ़ते आए, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 + r/100 की घात t, यानी कि टाइम, समय। इन फॉर्मूले से हम पढ़ते आए, लेकिन ध्यान रखेंगे ब्याज को बिना किसी फॉर्मूले के करेंगे, चाहे कैसा भी हमें प्रश्न मिल जाए। ये कह रहा है यदि ब्याज 20% प्रति वार्षिक दर से संयोजित होता है, अब अगर इस फॉर्मूले से तो आप निकाल ही लोगे, एक बार इसी से भी ट्राई कर लेंगे। मूलधन है 2500 रुपए प्लस गुणा है 20%, दर है 20% और समय है 3 वर्ष के लिए। यहीं से चेक कर लेंगे, 0 से 0 कट गई और 20 से 60 और 25 का 150, तो कितना आ गया, 25 का 150, 1500 रुपए। तो 20% दर से कितना ब्याज आ गया, निकल गया 1500 रुपए। कितने रुपए पर, 2500 रुपए पर। और हमें बताना है मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना होगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि कितना आ गया, 4000। अब इसी प्रश्न को बिना किसी फॉर्मूले के कैसे करेंगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो ब्याज होगा वो दर और समय का गुणनफल होता है, इस बात को मत भूल जाइयो। अब पूरे फॉर्मूले में मूलधन भी है, वो मूलधन इसलिए है क्योंकि जिस रुपए पर लगेगा उसकी गुणा करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, ये कह रहा 20% की दर है और वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। इसका मतलब है 20% कितने वर्ष की है, ये 1 वर्ष की, तो 3 वर्ष की कितनी होगी, 20 से 60। ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि एक साल में कितना प्रतिशत ब्याज बढ़ रहा, 20%, और साधारण ब्याज है तो हर वर्ष का बराबर बढ़ेगा, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 60 बढ़ जाएगा। 2500 रुपए हमारा मूलधन था, 60% बढ़ गया तो 2500 का डायरेक्ट 160 निकाल लेंगे। अगर ब्याज निकालना होता तो केवल 60 निकालते, तो 2 0 से 2 0 और 16 गुना 25 400 और 1 0, तो कितना आ गया मिश्र धन, 4000 रुपए। ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज में करेंगे। इस फॉर्मूले से तो हम हर बार करते हैं कि मूलधन 2500 गुणा 1 + r 20/100 की घात 3, लेकिन डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट करने के लिए देखेंगे दर हमारी है 20%, मतलब 100 रुपए अगर रहे होंगे तो हर साल 20 रुपए बढ़ जा, और जब 20 बढ़ जा तो क्या मूल्य हो गया, 120/100। और ये देख लेंगे कितने वर्ष तक ऐसे ही कहानी चलती गई, ये चलती गई 3 वर्ष तक। तो जितना भी समय होगा, समय को लिख लेंगे, 20 × 120 और 20 × 100, तो ऐसा काट लेंगे 20 × 120 और 20 × 100, 6 × 6 × 6 6 × 36 का 216 और 5 × 25 × 125। ध्यान रखेंगे जो ये ऊपर लिखी हुई वैल्यू आई ये हमारा मिश्र धन है और नीचे जो लिखी हुई हमारी वैल्यू है ये हमारा मूलधन है। मिश्र धन में से अगर मूलधन को हम माइनस करेंगे तो जो हमारा बच का होगा वो आएगा हमारा ब्याज। कितना ब्याज बच गया हमारा, ब्याज को और नोट कर लेंगे अगर ब्याज की कहीं पर हमें आवश्यकता पड़ रही है तो। 11 से 2 हो गए 9, ये बच गया हमारा 91 रुपए ब्याज। अब इस प्रश्न को ऐसा कैसे करेंगे, ये हमारा मिश्र धन आ गया, ये हमारा मूलधन आ गया। प्रश्न में अगर मूलधन दिया है तो बिल्कुल मूलधन से प्रश्न करेंगे, मिश्र धन दिया तो मिश्र धन से करेंगे, ब्याज दिया तो ब्याज से करेंगे। प्रश्न में हमें मूलधन दिया कितना है
2500 रुपए। हमारा मूलधन कितना है 125। बताना क्या है मिश्र धन, तो अपने मिश्र धन की गुणा कराएंगे। प्रश्न हमारा अनुपात में पहुंच गया। मिश्र धन और मूलधन का अनुपात 216 अनुपात 125 है, तो 125 का काट लेंगे, 125 दूनी 250 और 216 दूनी 432 और 1 0। तो यहां पर मिश्र धन कितना होगा हमारा 4320 रुपए। अगर ब्याज निकालना होता तो डायरेक्ट यहाँ पर 216 की गुणा ना करके 91 की गुणा करते, तो यहां से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आता। देखते हैं अगला प्रश्न, और बिल्कुल ऐसे ही करते चलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही देखते देखते आपको ऐसा हो जाएगा कि आपको बिना कॉपी पेन के ही ऐसी आदत हो जाएगी कि आप पेपर में भी ऐसे ही कर आओगे। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि यदि 10% और 11% के लाभ के एक बैग के लाभ पर के विक्रय मूल्य पर 11 रुपए का अंतर आता है। ये कह रहा है किसी बैग पर हमने 100 रुपए का बैग लिया और हमने वो बेच दिया 110 का, और वहीं पर कोई 100 रुपए का बैग लिया वो हम बेच रहे 111 रुपए का। यहाँ का लाभ कितना है 10% और यहाँ का लाभ कितना है 11%। अब ये कह रहा है कि 10% और 11%, 100 का खरीद के 110 का बेच दिया, 100 का खरीद के 111 का बेच दिया, मतलब हमारा लाभ कितने रुपए का हो गया 1 रुपए का, या हम क्या बोल सके कि 1% का। 100 से लिए डायरेक्ट वैल्यू तो 1% का। अब ये कह रहा है कि 1% का अगर हमें लाभ की बचत हो रही है तो अंतर कितने रुपए का आ गया 11 रुपए का अंतर आ गया। जब 1% बराबर 11 है तो हमें लागत मूल्य बतानी जो हमारी 100 थी, तो 100 का मूल्य कितना होगा, तो 100 गुना 11 1100। इतना आसान सा प्रश्न था। और आप ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं पेपर में तो कैसे प्रश्न हमें मिलेंगे। नहीं, कुछ भी नहीं है, डर की कोई बात नहीं है। 1-2% तो भाई हर पेपर में ऐसा मिलता है, लेकिन बाकी सारे प्रश्न हमें बिल्कुल साधारण नहीं मिलेंगे। ऐसा तो हो सके कि आपने कोई टॉपिक ना पढ़ा हो, आपको पता नहीं क्या मान लो प्रश्न को, लेकिन जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उससे बिल्कुल भी नॉर्मल, कोई कठिन प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नॉर्मल हमें प्रश्न मिलेंगे देखने को। तो चलो अगला प्रश्न और देखते हैं, और मुश्किल से मुश्किल 2-3 प्रश्न और बच गए हमारे। आज मैं ये कह रहा हूं आपको कि बिल्कुल मजा आया होगा। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो ज्यादा समय रहेगी। क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसा होंगे, लेकिन ऐसे ही होते जा रहे हैं। अगर आप यहीं बने रहोगे तो बिल्कुल प्रश्न ऐसे ही होंगे आगे सारे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि किस दर से, मतलब दर हमें बतानी है, किस दर से 8 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है यदि ब्याज साधारण देय हो। ये कह रहा है साधारण ब्याज से 8 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर ज्ञात करेंगे। ये कह रहा है अगर मूलधन जो भी रहा होगा तो मिश्र धन, इसका मिश्र धन इससे 2 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है 2 गुना। हमने मान लिया कि मूलधन 1 रुपया रहा होगा और मिश्र धन 2 गुना हो गया, मतलब 2 हो गया। जब मिश्र धन 2 और मूलधन 1 है तो ब्याज कितना होगा, तो 2 में से 1 गया 1। जब भी हमें ऐसी कंडीशन मिलेगी 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 गुना, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना, इस कंडीशन में सबसे पहले मूलधन को हम 1 लेंगे। मूलधन हमारा 1 रुपए था और 1 से 2 हो गया, मतलब कितने रुपए ब्याज लग गया, इस पे 1 रुपया ब्याज लग गया। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय 8 वर्ष में और बटे 100। 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 से काट लेंगे 25, तो R बराबर 25/2% दर। और आगे भी काटना चाह रही है तो 12.5% दर। ये हमारा आंसर हो। बस ये प्रश्न था, प्रश्न पढ़ के ऐसा लग रहा पता नहीं क्या ही प्रश्न होगा, बस इतना सा प्रश्न था। ये इतना छोटा सा सॉल्यूशन था 1 लाइन का। ऐसे ही बिल्कुल आपको पेपर में करना है, ऐसे ही आपको प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न करते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है 3 अंकों की जो 17 से विभाज्य है। देखो 17 से भी पूछ सके, 12 15 किसी से भी पूछ सके, और 3 अंकों की 2 अंकों की कुछ भी पूछ सके। तो क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख लेंगे। भाई 1 से लेकर 1 से 999 तक चेक कर लेंगे कि कितनी संख्या 17 से विभाज्य है। तो 1 से 999 तक चेक करने में इसे भाग देंगे 17 से। 17 पंजे 85, बच गए 14 9 149 तार और 17 8 136। तो ऐसी कितनी संख्या है, अगर 1 से लेकर 1000 तक बात करेंगे 58। अब हमें बतानी केवल 3 अंकों की, लेकिन 1 से लेकर 99 तक तो 2 अंक आए, 100 से ही तो 3 अंक शुरू हुए थे। तो 1 से लेकर यदि 99 तक हम चेक करेंगे तो कितनी संख्या है, तो 17 पंजे 85। 2 अंकों की संख्या है तो 5 है, और 3 अंकों की 3 अंकों तक कुल संख्या 58 है। तो 1 से लेकर 999 तक संख्याओं में से केवल 99 तक अगर संख्या घटाएंगे तो बचेगी 3 अंकों की, यानी कि 100 से लेकर 999 तक। और कितनी ऐसी संख्याएं है, ये 13 ऐसी संख्याएं है जो 17 से विभाज्य है। और 1-2 प्रश्न और बच गया, ये और करते हैं साथ में, कोई ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, अभी खत्म कर लेंगे साथ के साथ यही। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 100 मतों का औसत 30 पाया गया, हमने चेक करा 100 मतों का औसत 30 पाया गया,
लेकिन हमने 23 और 11 की जगह 32 और 12 पढ़ लिया। भाई संख्या तो थी 23, अब चेक करेंगे, संख्या तो थी 23 और 11, यानी कि कुल संख्या कितना था 22, 33 और 1 34, लेकिन इसकी जगह हमने पढ़ क्या लिया 32 और 12। मतलब कितना गलत या कितना सही पढ़ा गया ये चेक कर लेंगे। 12, 34 और 2 44। ये हमने कह रहा है कि थी तो हमारी संख्याओं का योग 34, लेकिन हमें 44 पढ़ा गया, तो कितना ज्यादा ले लिया हमने 10 ज्यादा ले लिया। अब इस प्रश्न को हम ऐसा करेंगे कि 100 संख्याएं थी, भाई बेसिक तो यही है, और 30 था, प्रत्येक का औसत तो कितना आ गया योग 3000 आ गया। और ये कह रहा है कि इस 3000 में से हमने क्या लेना था 34, 34 की जगह हमने क्या पढ़ लिया 44 पढ़ लिया, तो 44 को माइनस करेंगे क्योंकि हमने गलत पढ़ लिया, और जब 44 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 में से 4 आ गए 6, 9 में से 4 आ गए 5 और 9 2 2954 56 बच गया। अब ये क्या है, लेकिन हमें पढ़ना कितना था उसमें 34 पढ़ना था, फिर इसमें 34 जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे कितना आ गया 2990 आ गया। और जो ये 2990 आया ये कितनी संख्याओं का औसत है 100 संख्याओं का, तो काट लेंगे भाग दे लेंगे, तो कितना था औसत हमारा 29.9। एक हमारा तरीका तो यह है करने का कि भाई हम बिल्कुल बेसिक से ऐसे करते आए, लेकिन दूसरा तरीका एक और समझेंगे हम। क्या कह रहा, हमें 23 और 11 पढ़ना था, यानी कि हमारा जो योग था वो 34 था और हमने 32 और 12 पढ़ लिया, मतलब गलती से 44 पढ़ा गया, 10 ज्यादा पढ़ा गया। औसत का मतलब क्या होता है, सभी को या तो बराबर करना, वृद्धि होगी तो सभी में और कमी होगी तो भी सभी में। अब ये कह रहा है 10 ज्यादा पढ़ लिया, जब 10 ज्यादा पढ़ लिया तो 10 कम करना पड़ेगा। अब हमें 10 कम करना पड़ेगा, कितनी संख्याओं में से 100 संख्याओं में से, तो कितना कम करना पड़ेगा 0.1 कम करना पड़ेगा। हमारा औसत 30 था, इसमें से 0.1 कम करेंगे तो नया औसत जो रहा होगा वो 29.9 रहा होगा। ये बिल्कुल डायरेक्ट करने का तरीका है, और ऐसे ही मेरा जो मानना है ऐसे ही प्रश्न करो। पेपर के क्वेश्चन में अगर आप 1 सेकंड का भी समय बचा रहे तो इसका मतलब है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप सोच रहे कि प्रश्न तो हम कर ही लेंगे जैसे ना तैसा करके, नहीं, गलत सोच रहे हो आप। अगर आप ये सोच रहे कि प्रश्न तो हम कर ही लेंगे, हो ही जाएंगे, और आपकी स्पीड नहीं आ रही, अगर स्पीड नहीं आ रही है तो जिस स्पीड से आप जितनी कमी से आप प्रश्न करते जाओगे उतनी स्पीड से पीछे हटते जाओगे, ये बात जरूर ध्यान रखियो। एक प्रश्न और बच गया, अंतिम प्रश्न है वो और करते हैं। अगला प्रश्न है करते हैं दोस्तों, और ये कह रहा है कि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती है, तो 4 बिल्लियां 4 दिन में 4 बिल्लियां 4 चूहे, प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेगी, 4 चूहे कितने दिन में मारेगी, ये प्रश्न था। ये कह रहा है अब इसे कैसा करेंगे भाई, 100 बिल्लियां मतलब 100 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, 100 दिन में कार्य कर रहे हैं और 100 ही कार्य हो रहा है, तो इसका हमने फॉर्मूला लिखवाया था MDH का, MDH बटे W, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 और D2 H2 बटे W2। M का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति ऐसे प्राणी जो कार्य कर रहे हो, D का मतलब होता है कितने दिन, और H का मतलब होता है घंटे, कितने घंटे, और W का मतलब होता है कार्य। तो ये कह रहा है कि 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे मार रही, और ये कह रहा है 4 बिल्ली 4 चूहे कितने दिन में मारेगी, तो 100 से 100 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया, तो x बराबर 100 बच गया, तो 100 ही चूहे मारेगी, तो 100 ही दिन में मारेगी। ये हमेशा ध्यान रखियो, कभी कभी ऐसा करता है कि हम डायरेक्ट बताते हैं 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे, तो 4 बिल्ली 4 दिन में 4 चूहे, ऐसा नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखियो। क्योंकि ये कह रहा है कि 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे मारी, तो 100 गुना 100 बटे 100, और 4 बिल्ली 4 चूहे, 4 बटे 4 से 4 कट गया, तो 100 बच गया। तो ये कह रहा है कि 4 चूहे 4 बिल्ली 400 दिन 100 दिन में ही मारेगी, 1 या 2 दिन की बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं 1-2 प्रश्न और जो भी हमारा बच गया। अगला प्रश्न करते हैं अनुपात से, और ये कह रहा है कि किसी आभूषण में सोने और चांदी का अनुपात 3:2 है। बात करेंगे सोने की, सोना 3 किलो है, तो जो हमारी चांदी है वो 2 किलो है, और ये बताना है कि सोने का प्रतिशत ज्ञात करो। तो सोना कितना है, सोना 3 है, कितने में से 3 और 2 5 में से, और अगर हमें प्रतिशत बताना है तो गुना करेंगे 100 की, तो 5 से काट लेंगे 20 बार, और 20 से 60%। अगला प्रश्न करते हैं, कह रहा है कि एक आभूषण में सोने और चांदी का अनुपात 3:2 है। बात करेंगे सोने
और चांदी की, सोने और चांदी का अनुपात 3:2 है। अब 3 किलो मात्रा सोने की रही होगी तो 2 किलो मात्रा चांदी की रही होगी। तो यहां से हमें पता लग गया कि कुल मात्रा कितनी रही होगी, 5। और 5 में से सोने का प्रतिशत बता रहा, तो सोना कितना है 3, कितने में से 5 में से, ये बात ध्यान रखेंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 5 से काट लेंगे 20 और 20 दिए 60%। कितना प्रतिशत होगा, 60%। चलो दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न करते हैं, और अंतिम प्रश्न है बहुत ही बढ़िया है। ये कह रहा है कि एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे में यात्रा पूरी करती है। तो सबसे पहले दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय। अगर पेपर देने जा रहे हो तो बिल्कुल पढ़ के आए होंगे, और फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बताना था तो समय भाग में इधर गुना में चला जाएगा, यही फॉर्मूला हमने यहां लगा दिया। तो चाल कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने समय में तय करते हैं 10 घंटे में। ये हमारी गुना आ गई 48 गुना 10 यानी 480। भागना करके ये पूछ रहा है कि यही दूरी कितने 8 घंटे में अगर तय करनी है तो चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। 8 छंग 48 और 10 छिका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर था। और ऐसे ही बिल्कुल डेली आपको 10 प्रश्न मिलेंगे जो 10 अलग अलग टाइप से होंगे, अलग अलग चैप्टर से होंगे। और एक चैप्टर मतलब अगर आप एक प्रकार का क्वेश्चन कर रहे हैं मतलब उस तरह के हर क्वेश्चन आप सोल्व कर सको फिर खुद से। तो ऐसे डेली 10 प्रश्न की एक आपको छोटी सी क्लास मिलेगी, और साथ में ही जीके और हिंदी की भी आपको क्लास आने वाली है, जो केवल और केवल रिवीजन या मैराथन क्लास होगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।